हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेटर में। डेली स्मार्ट बायोलॉजी स्टडी एमसीक्यू सीरीज को ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो देर किस बात के, डेली शाम को 7 बजे राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का विजिट करके बायोलॉजी से संबंधित बहुत अच्छी जानकारियाँ आप प्राप्त कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। बच्चों, आज का अपना जो टॉपिक है वो रहने वाला है रेस्पायरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, श्वसन और गैसों का विनिमय। श्वसन और गैसों का विनिमय 11th एनसीईआरटी टॉपिक है जो नीट 2025 के अलावा सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत अधिक कारगर साबित होने वाला है। जो बच्चा फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, लैब असिस्टेंट और बीएससी नर्सिंग से जुड़ा हुआ है, अदर कम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें रेस्पायरेशन को शामिल किया जाता है, उन सभी में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। तो बच्चों, जुड़िए क्लास के साथ में और अधिक से अधिक लाभ लेने का प्रयास कीजिए। चलो जुड़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। और पहला क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर धमाकेदार दिखाई दे रहा है और बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूँ सारे के सारे विद्यार्थी इसका करेक्ट आंसर निकाल पाएंगे। फेफड़ों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहलाती है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स दैट इज नोन एज फिल इन द ब्लैंक्स। एक प्रकार से आपको फिल इन द ब्लैंक्स ही दिया गया है, इसको कंप्लीट करना है। वायु कुपिका को कहते हैं, बाह्य नासा छिद्र को कहते हैं, श्वास नली को कहते हैं, श्वसनी एवं श्वसनिकाओं को कहते हैं। क्या सर जी, नीट 2025 में इस प्रकार का साधारण सा क्वेश्चन आ सकता है? आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, आपको क्लास के साथ में जोड़ने के लिए पहला क्वेश्चन, साधारण सा क्वेश्चन जो इस चैप्टर की रूपरेखा को तैयार करता है, वो आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर रखा गया है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि सभी विद्यार्थी इसका करेक्ट आंसर बहुत जल्दी निकाल पाएंगे। आपके पास में सोचने समझने और आंसर देने का अपना निर्धारित समय 5 से 10 सेकंड का रहेगा। इसमें सोचने समझने के साथ साथ में करेक्ट आंसर देने का यथासंभव प्रयास करना है। तो मेरे लाडले, पहुंच गए होंगे आप इसके पास में कि फेफड़ों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? वायु कुपिका को कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं। वायु कुपिका को एल्वियोली के नाम से भी जानते हैं, इसे हम वायुकोश के नाम से भी जानते हैं। श्वसनी श्वास नली दो श्वसनी में बढ़ती है और वो दोनों श्वसनी अपनी अपनी ओर के फेफड़े में प्रवेश करने के बाद में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक श्वसनी में विभाजित होती है। अंत में वो अंतस्थ श्वसन श्वसनिका में विभाजित होकर के गुब्बारेनुमा संरचना में बदल जाती है, जिसे वायुकुपिका कहा जाता है। वायुकुपिका वह स्थान होता है बच्चा जहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है, इसलिए वायुकुपिका को फेफड़ों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। बिल्कुल समझ में आया होगा। अब इसी कड़ी में बच्चों बात कर लेते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की। और 2 नंबर क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन एक बार फिर से आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दर्शन दे रहा है। श्वसन में प्रयुक्त होने वाली ऊर्जा है, भौतिक ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है, गतिक ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है। दीजिए करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन एक बार फिर से आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर रखा गया है। श्वसन में काम में आने वाली ऊर्जा, श्वसन में प्रयुक्त होने वाली ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? तो बिल्कुल आप सभी विद्यार्थी जानते हैं, तो करेक्ट आंसर के पास में सीधा ही पहुंचेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी रासायनिक ऊर्जा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी कड़ी में बच्चों बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की। देखो, इनहेलेशन की बात कर रहा है अगला। किसकी बात कर रहा है? इनहेलेशन की बात कर रहा है, अंतःश्वसन की बात कर रहा है। के समय डायाफ्राम जो होता है, तनपुट जो होता है, वो खो जाता है, सामान्य हो जाता है, गुमदाकार हो जाता है, चपटा हो जाता है, तिरछा हो जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। यदि आपने रेस्पायरेशन वाला टॉपिक पढ़ रखा है, एनिमल फिजियोलॉजी का टॉपिक है, ह्यूमन में रेस्पायरेशन के बारे में 11th एनसीईआरटी में बड़े ही गौर से, बड़े ही विस्तार से, बड़े ही लॉन्ग टर्म से दिया हुआ है। यदि आपका टॉपिक क्लियर है तो आप यहाँ बिल्कुल जल्दी पहुँच जाएंगे कि अंतःश्वसन के समय डायफ्राम किस प्रकार का हो जाता है। तो दीजिए करेक्ट आंसर। मैं ए ऑप्शन के पास में जाऊँ, बी के पास में जाऊँ, सी के पास में जाऊँ या फिर डी के पास में जाऊँ? बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखो, यहाँ पर हम जाएंगे सी ऑप्शन के पास में बच्चा। किसके पास में जाएंगे? सी ऑप्शन के पास में जाएंगे। मैं डायफ्राम की बात करूँ तो देखो, डायफ्राम क्या चीज़ है? तो डायफ्राम एक मोटा पेशीय तनुपुट होता है। देखो, एक मोटा पेशीय तनुपुट होता है, मोटा पेशीय तनुपुट होता है जो उदर गुहा को वक्ष गुहा से अलग करता है। तो बिल्कुल समझ में आया होगा डायफ्राम क्या है। एक मोटा पेशीय तनुपुट होता है, देखो ढंग से सुनना, जो उदर गुहा को किससे अलग करता है? वक्ष गुहा से अलग करता है। पेट और छाती को अलग करने के बीच में जो दीवार पाई जाती है उसको किसके नाम से जानते हैं? डायफ्राम के नाम से जानते हैं। बच्चों, डायफ्राम की यदि बात करें तो केवल स्तनधारियों में पाया जाता है। लो जी, एक और घोचा, एक और बहुत शानदार चीज़।
केवल और किस में देखने को मिलता है? केवल और केवल स्तनधारी प्राणियों में देखने को मिलता है। बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ध्यान किस बात का रखना है वो आपको जानना है। लेकिन अपवाद के रूप में क्रोकोडाइल जो होता है, मगरमच्छ, आपको पता है क्रोकोडाइल मगरमच्छ किस वर्ग का प्राणी है? ये आपको कमेंट में चलो मैं ये बता देता हूँ, कमेंट में नहीं बताना, बहुत सारे क्वेश्चन कमेंट में देने हैं अभी। देखो, मगरमच्छ क्रोकोडाइल जो होता है वो रेप्टिलिया वर्ग का प्राणी है। मैं कह रहा हूँ डायफ्राम केवल स्तनधारी प्राणियों में पाया जाता है, लेकिन मगरमच्छ में भी आपको ध्यान रखना पाया जाता है। यह आपके लिए बहुत शानदार जानकारी। बच्चों, सामान्य अवस्था में यदि बात करें तो डायफ्राम के जो आकार होता है वो गुबंदनुमा होता है। कैसा होता है? गुबंदनुमा। लेकिन जैसे ही मनुष्य अंतः शोषण करता है, इसकी आकृति गुबंद से कैसी हो जाती है? चपटी हो जाती है। इसलिए यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों सी नंबर ऑप्शन। बिल्कुल, उम्मीद करता हूँ अच्छी तरीके से अंतः शोषण के बारे में, डायफ्राम के बारे में आपको समझ में आया होगा। यानी वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस को शरीर में भरना इनहेलेशन कहलाता है, अंतः शोषण कहलाता है। बिल्कुल, और अंतः शोषण के दौरान डायफ्राम में संकुचन होता है, साथ साथ में बाह्य अंतराप्रसुक पेशी में भी संकुचन होता है। ठीक है ना, जिसके दौरान से वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। वक्ष गुहा का आयतन बढ़ने से फेफड़ों का आयतन बढ़ जाता है और अंदर का वायु दाब कम हो जाता है, और वायु हमेशा अधिक दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, तो वायुमंडल से वायु फेफड़ों में भर ली जाती है। तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब इसी कड़ी में बात कर लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की। विश्राम अवस्था में वयस्क की श्वसन दर क्या होती है? बिल्कुल, 1 मिनट में कितनी बार श्वसन करता है? 20 से 22 बार, 18 से 20 बार, 16 से 20 बार, 14 से 16 बार। ये 4 ऑप्शन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर रखे गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ सभी विद्यार्थी इसका बहुत जल्दी करेक्ट आंसर निकाल लेंगे। ये साधारण सा क्वेश्चन है, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार श्वसन करता है? तो जल्दी पहुँच जाइए करेक्ट आंसर के पास में। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार श्वसन करता है? 20 से 22 बार, 18 से 20 बार, 16 से 20 बार, या फिर 14 से 16 यानी 14 से 16 बार। तो आपको किस ऑप्शन के पास में जाना होगा? सी ऑप्शन के पास में जाना होगा। मनुष्य 1 मिनट में 16 से 20 बार श्वसन करता है। कितने? 1 मिनट में 16 से 20 बार श्वसन करता है, तो अपना सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बच्चों, इसी कड़ी में बात कर लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। न्यूमोनिया रोग का रोग कारक है। न्यूमोनिया रोग का रोग कारक कौन सा? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी है, विब्रियो कोलेरी है, डिप्लोकोकस है, ट्राइकोमोनास है। 4 ऑप्शन हैं आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। करेक्ट आंसर के पास में जल्दी पहुंचने का यथासंभव प्रयास करो। बहुत जल्दी पहुंच जाओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो, इसमें अपना ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया जो होता है, यदि उसका संक्रमण हो जाए तो होने वाली डिजीज को किसके नाम से जानते हैं? न्यूमोनिया के नाम से जानते हैं, जो बच्चों और बूढ़ों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अब इसी कड़ी में बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। श्वसन दर किस समय सबसे कम होगी? देखो, रेस्पिरेटरी जो रेट है, रेस्पिरेशन जो रेट है, वो सबसे कम किस समय होती है? खाते समय, सोते समय, खेलते समय, बोलते समय। 2 करेक्ट आंसर। इसमें आप किस ऑप्शन के पास में जाएंगे? बिल्कुल, श्वसन दर किस समय सबसे कम होती है, यहाँ आपको करेक्ट आंसर निकाल के लाना है। किस ऑप्शन के पास में आप जाने वाले हैं? श्वसन दर किस समय सबसे कम होती है? क्वेश्चन में पहले भी कई बार करवाया है, और यदि आपने पहले पढ़ा है तो अच्छी तरीके से निकाल पाएंगे। देखो, सोते समय जो है, सॉरी क्या दे रखा है, यानी श्वसन दर किस समय सबसे कम होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सोते समय श्वसन दर क्या हो जाती है? इन 4 ऑप्शन की बात कर रहे हैं बच्चा। इन 4 ऑप्शन के हिसाब से बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब इसी कड़ी में 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। देखो, कोई व्यक्ति पानी में डूब जाता है या फिर करंट का झटका लग जाता है और उसके श्वसन की दर रुक जाती है, तो हम कृत्रिम श्वसन देकर के उसको हम बचा सकते हैं, उसके जीवन को बचा सकते हैं। कृत्रिम श्वसन देते समय क्या काम करते हैं? रोगी के मुख से मुख मिला करके ज्वारीय आयतन से दुगुनी वायु उसके अंदर भरते हैं, जिससे उसके श्वसन की दर जो है वो वापस उसका श्वसन पथ खुल जाता है और व्यक्ति बचने की संभावना बन जाती है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कृत्रिम श्वसन में रोगी के मुख में लगभग कितनी बार ज्वारीय आयतन से दुगुनी वायु भरें? 10 बार, 12 बार, 14 बार, 16 बार। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन विद्यार्थी निकाल पाता है? देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन एक बार फिर से आपके सामने रखा गया। ज्वारीय आयतन से दुगुनी वायु, मैं बता देता हूँ ज्वारीय आयतन का मान
यानी एक बार में आप 500 ml वायु रोगी के शरीर में छोड़ सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं। ज्वारीय आयतन का मान 500 ml होता है बच्चा। तो कम से कम देखो क्या कह रहा है, यानी लगभग कितनी बार ज्वारीय आयतन से दुगनी वायु भरनी पड़ेगी, तो कम से कम 12 बार। तो बी ऑप्शन अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 8 नंबर क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से घोचा विवेदा कर सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार वाला क्वेश्चन, एक बार फिर से आप दर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में बच्चों बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की। वही बहुत अच्छा क्वेश्चन एक बार फिर से आपके सामने आ गया। एक बार श्वसन में ली गई तथा बाहर निकाली गई वायु क्या कहलाती है? अवशिष्ट वायु कहलाती है, जैव वायु कहलाती है, और ज्वारीय वायु कहलाती है, या फिर इसके बाद में डी ऑप्शन कह सकते हो आप, उपरोक्त सभी होगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन एक बार फिर से आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, जिसको आयतन कह सकते हैं, वॉल्यूम कह सकते हैं, कोई कन्फ्यूज होने वाली आवश्यकता है ही नहीं। देखो क्या कह रहा है, एक बार श्वसन में ली गई वायु तथा बाहर निकाली गई वायु की मात्रा क्या कहलाती है? अवशिष्ट वायु कहलाएगी, जैव वायु कहलाएगी, ज्वारीय आयतन कहलाएगी, ज्वारीय वायु जिसको कह सकते हैं। दीजिए करेक्ट आंसर। आप ही कौन से ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो बच्चों यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपना सी ऑप्शन, यानी जिसको ज्वारीय वायु कह सकते हैं, ओब्लिक आयतन कह सकते हैं। ओब्लिक क्या कह सकते हैं? आयतन कह सकते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ज्वारीय वायु जो है या आयतन जो है, इसका मान होता है 500 ml। कितना ml होता है? 500 ml होता है। कहते किसे, दोबारा सुन लो अच्छी तरीके से, एक बार श्वसन में ली गई वायु, इसका मतलब ये अंतर श्वसन है बच्चा। कैसा श्वसन है? अंतर श्वसन। बाहर निकाली गई वायु का मान, इसका मतलब ये क्या है? बाह्य श्वसन है, बहिःश्वसन है। बिल्कुल, जिसको एनसीईआरटी लिखती है निःश्वसन। एनसीईआरटी जिसको क्या लिखती है? निःश्वसन लिखती है। तो देखो इसका मान कितना बता रहा है ये? 500 ml। एक बार 500 ml लेगा और एक बार 500 ml छोड़ देगा। 1 मिनट की मैं बात करूं, 1 मिनट की यदि मैं बात करूं तो बच्चों 6000 से लेकर के 8000 ml वायु जो होती है व्यक्ति निःश्वसित कर सकता है, अंतःश्वसित कर सकता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब बच्चों बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 10 नंबर क्वेश्चन का कौन विद्यार्थी करेक्ट आंसर सबसे पहले निकालेगा? क्लास को लाइक करते हुए आगे बढ़ना है, आपको शेयर करते हुए आगे बढ़ना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। मानव में फेफड़े विभक्त होते हैं। मनुष्य के फेफड़े को कितने भागों में बांटा गया है? देखो, दायां फेफड़ा 3 भागों में, 2 बायां वालियों में, 2 दाईं 3 बाईं, 2 दाईं 2 बाईं, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताइए मनुष्य का जो फेफड़ा है उसको कितने भागों में बांटा गया है? हम जानते हैं कि मनुष्य के अंदर एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं, और एक जोड़ी जो फेफड़े होते हैं उनको डिवाइडेशन किया गया है, दायां फेफड़ा बायां फेफड़ा। दीजिए करेक्ट आंसर। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान रखना बच्चों, इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। ये राइट लंग्स है और ये लेफ्ट लंग्स है। 1 2 3 3 चैम्बर तो पाए जाते हैं दाएं फेफड़े के अंदर, और 2 चैम्बर पाए जाते हैं बाएं फेफड़े के अंदर। तो 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 3 दाहिनी 2 बाईं पालियों में मानव का फेफड़ा विभक्त होता है, बंटा होता है। अच्छे से समझ में आया होगा। इसी कड़ी में बच्चों बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की, जो आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। फेफड़ों को ढकने वाली, फेफड़ों को आवृत करने वाली, फेफड़ों को कवर्ड करने वाली मेम्ब्रेन कहलाती है, झिल्ली कहलाती है। पेरिकार्डियम कहलाती है, ड्यूरामेटर, पायामेटर, प्लूरा कहलाती है। 4 ऑप्शन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर हैं। फेफड़ों को ढकने वाली झिल्ली को किसके नाम से जानते हैं? देखो, मानव का जो फेफड़ा इस प्रकार से गोलाकार आकृति में हम बनाते हैं, इसके चारों ओर दोहरी झिल्ली का आवरण पाया जाता है। कौन सी झिल्ली का आवरण पाया जाता है बच्चों? दोहरी झिल्ली का आवरण पाया जाता है, जिसको किसके नाम से जानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वैसे देखो, हिंदी में यदि मैं बात करूं तो फेफड़ों को फुफ्फुस भी कहते हैं, तो इसको फुफ्फुसा आवरण के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? फुफ्फुस आवरण के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार से आवरण पाए जाते हैं, और ये जो आवरण जो होता है दोहरी झिल्ली का बना हुआ, इसको फुफ्फुसा आवरण के नाम से जानते हैं। बिल्कुल, दीजिए करेक्ट आंसर। यहाँ पर क्या करेक्ट करने वाले हैं? देखो, फुफ्फुस आवरण को किसके नाम से जानते हैं? प्लूरा के नाम से जानते हैं। बिल्कुल, तो इसकी बाह्य झिल्ली जो होती है बच्चों, वो तो पेरिटोनियम हो जाती है, और आंतरिक झिल्ली जो होती है उसको विस्ट्रल झिल्ली के नाम से जानते हैं। बिल्कुल है, ठीक है। अब देखो बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की। क्या कहता है? ध्वनि यंत्र होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से दर्शन दे रहा है। एपिग्लोटिस को कहते हैं, फेरिंग्स को कहते हैं, या फिर लेरिंग्स को कहते हैं, या फिर ब्रोंकियल नाल को कहते हैं।
12 नंबर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। राइट ऑप्शन का आपको चयन करना है इस क्वेश्चन के अंदर। बच्चों बताना आपको ध्वनि यंत्र किसे कहते हैं, ध्वनि यंत्र किसे कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं। ध्वनि यंत्र बोल दो, स्वर यंत्र बोल दो, ध्वनि उत्पादक यंत्र बोल दो, ध्वनि पेटिका बोल दो। एनसीईआरटी ध्वनि पेटिका लिखती है उस ऑर्गन को। तो बिल्कुल आप पहुंच गए होंगे सी ऑप्शन के पास में, यानी लेरिंग्स को। और लेरिंग्स को हिंदी में बच्चा क्या कहते हैं, कंठ, यानी सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। कंठ में एक जोड़ी वाक तंतु पाए जाते हैं जिनमें वायु टकराने से कंपन उत्पन्न होता है और कंपन उत्पन्न होने से ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि उत्पन्न करने के कारण से कंठ को ध्वनि उत्पादक यंत्र, स्वर यंत्र के नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब बच्चों बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की। कुपिकाओं में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब होता है। मैं कहता हूँ 5 स्टार वाला क्वेश्चन जिसका आप दर्शन कर पा रहे हैं, मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। एग्जाम की दृष्टि से इसी सत्र में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों। मैं बताता हूँ नीट की एग्जाम जो अभी हुई है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया और हर साल इस क्वेश्चन को बना करके घुमा करके यहाँ से क्वेश्चन पुट किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। अच्छी तरीके से रीड आउट करने के बाद में आपको बताना है। कुपिका की बात कर रहा है अगला, किसकी बात कर रहा है, कुपिका की बात कर रहा है। देखो क्या कहना चाहता है, कुपिका में ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब पूछा है। देखो क्या कह रहा है, PO2 बराबर 40 और PCO2 बराबर 45, PO2 बराबर 95 और CO2 बराबर 40, 159 और 0.3 और 104 या फिर CO2 का मान 40। 4 ऑप्शन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर हैं। दीजिए करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। किस ऑप्शन के साथ में आप जाने वाले हैं। वायु कुपिका के अंदर ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब कितना होता है। देखता हूं कितने विद्यार्थी इसका करेक्ट आंसर निकाल पाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आप यहां पर देख पा रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखो आपको जानना होगा बच्चों यहाँ पर डी ऑप्शन के पास में। कौन से ऑप्शन के पास में जाना होगा, डी ऑप्शन के पास में। यहाँ पर डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल समझ गए कि यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है अपना डी ऑप्शन। यानी कुपिका के अंदर ऑक्सीजन का आंशिक दाब 104 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब कितना होता है, 40 होता है। ये तो बात कर रहा है किसकी, वायु कुपिका की। देखो थोड़ी सी बात और करते हैं। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, ये देखो PO2 का मान 40 लिखा हुआ है, PCO2 का मान लिखा हुआ है 45। ये बच्चों होता है अनोक्सीकृत रुधिर के अंदर दाब। किसके अंदर होता है, अनोक्सीकृत रुधिर के अंदर दाब होता है। अनोक्सीकृत रुधिर बात कर लेते हैं जिसको भी ऑक्सीजनित रुधिर के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये 95 और 40 जो दे रखा बच्चों, ये होता है ऑक्सीकृत यानी ऑक्सीजनित रुधिर के अंदर इनका दाब। और आपके सामने PO2 का मान दे रखा है 159 और CO2 का मान दे रखा है 0.3। ये है वायुमंडलीय वायु का आंशिक दाब। तो अच्छी तरीके से मैंने बता दिया कौन सा कहाँ पाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है ये 13 नंबर क्वेश्चन। इसी कड़ी में बात करते हैं 14 नंबर की। फेफड़ों की कुपिकाओं में गैसीय विनिमय होता है। साधारण विसरण के द्वारा होगा, प्रासरण के द्वारा, सक्रिय परिवहन के द्वारा, अक्रिय या मंद परिवहन के द्वारा। दीजिए करेक्ट आंसर। बहुत जल्दी आंसर देना है क्योंकि बहुत साधारण सा क्वेश्चन है। साधारण होने के साथ साथ में एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है। फेफड़ों की कुपिकाओं में गैसीय विनिमय होता है। बिल्कुल बिल्कुल ए ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं, बी के पास में, सी के पास में, डी के पास में। कौन सा अपना यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। तो बिल्कुल आपको किसके पास में जाना होगा, ए ऑप्शन के पास में जाना होगा। यानी साधारण विसरण के द्वारा क्या होता है, गैसीय विनिमय होता है। बिल्कुल। अब देखो इसी कड़ी में बच्चों बात करते हैं, एक मिनट ओस्मोसिस क्या होता है, प्रासरण किसे कहते हैं, ये आपको कमेंट में जरूर बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है, आपको कमेंट में ये बताना है कि प्रासरण जो होता है वो किसे कहते हैं। बिल्कुल बता दोगे, उम्मीद करता हूँ सभी विद्यार्थी इसका करेक्ट आंसर निकाल पाएंगे। अब देखो बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की। अत्यधिक ऊंचाई पर मानव रक्त में RBC होगी। बिल्कुल दे दो आंसर फटाफट से। अत्यधिक ऊंचाई पर जाओगे तो RBC पर क्या प्रभाव पड़ेगा, संख्या में कम, संख्या में वृद्धि, आकार में वृद्धि, आकार में कमी। 15 नंबर क्वेश्चन का क्या करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। संख्या में कमी होगी, संख्या में वृद्धि होगी, आकार में वृद्धि होगी, आकार में कमी होगी। तो सिंपल है, आप सभी आंसर निकाल पाएंगे। बी ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं।
यानी जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे तो आरबीसी की संख्या लगातार बढ़ती जाती है, तो संख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अब बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की। श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है जो श्वसन को नियंत्रित करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये लो 5 स्टार वाला क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है कि क्या कह रहा है अगला, श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है जो श्वसन को नियंत्रित करता है? कह रहा है कि ऑप्शन नंबर 1 के अंदर होगा सेरिबेलम, मेडुला ओब्लांगेटा होगा, वेगस तंत्रिका होगा, या फिर पोन्स वेरोलाई होगा। दीजिए करेक्ट आंसर, सटीक आंसर के साथ में जल्दी पहुंच जाइए। 16 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? श्वसन केंद्र कौन सा होने वाला है? बिल्कुल करेक्ट आंसर देने का प्रयास कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। देखो बच्चों, अच्छी तरीके से खोपड़ी में फिट कर लेना। आपको जाना होगा बी ऑप्शन के पास में, मेडुला ओब्लांगेटा के पास में। किसके पास में जाना होगा? मेडुला ओब्लांगेटा के पास में जाना होगा। देखो होता क्या है, मस्तिष्क के मेडुला क्षेत्र में एक विशिष्ट श्वसन लय केंद्र, एक विशिष्ट श्वसन लय केंद्र होता है जो मुख्य रूप से श्वसन के नियमन के लिए उत्तरदायी होता है। मस्तिष्क के पोन्स क्षेत्र में एक और भी पाया जाता है जिसको श्वास प्रभावी केंद्र के नाम से जानते हैं। तो बिल्कुल आपको किसके पास में जाना होगा? मेडुला के पास में होता है। और यदि गहराई में अलग से पूछ लिया जाए कि श्वास प्रभावी केंद्र कहाँ स्थित होता है, तो वो होता है पोन्स वेरोलाई के अंदर। देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ श्वास प्रभावी, आप नोट्स में डाल देना, इसको भूल मत जाना। श्वास प्रभावी केंद्र कहाँ पर स्थित होता है? तो पोन्स वेरोलाई में। वैसे पूछे श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो मेडुला ओब्लांगेटा में। अब इसी कड़ी में बच्चों बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की। धूम्रपान के कारण से लगातार देखो होने वाला दीर्घकालीन, दीर्घकालीन का मतलब लंबे समय तक श्वसन का जो विकार उत्पन्न होता है उसको किसके नाम से जानते हैं? तो आप जाएंगे श्वसन अम्लरक्तता के पास में, वातस्फीति के पास में, अस्थमा के पास में, या फिर एंथेसिस के पास में। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? आप यहाँ किसके पास में जाने वाले हैं? लंबे समय तक हो जाए ना, लंबे समय तक दीर्घकालीन की बात कर रहा है बच्चों, दीर्घकालीन की बात कर रहा है, तो आपको किसके पास में जाना होगा? करेक्ट आंसर जल्दी निकालने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो देखो आपको जाना होगा वातस्फीति के पास में, और वातस्फीति को एम्फाइसीमा के नाम से जानते हैं। ये लो कोष्टक में डाल देता हूँ, अच्छी तरीके से नोट्स में डाल देना। एम्फाइसीमा जो है एक चिरकालिक रोग है जिसमें कुपिका क्षतिग्रस्त हो जाती है और गैसीय विनिमय सतह घट जाती है। धूम्रपान इसका प्रमुख कारण माना जाता है। बिल्कुल, तो देखो यहाँ पर अपना बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसी कड़ी में बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की। बलपूर्वक निःश्वासन के बाद में फेफड़ों में बची शेष वायु का मान क्या कहलाता है? बिल्कुल बिल्कुल, देखो आपने जोर लगा करके फेफड़ों में भरी हुई वायु को बाहर निकाल दिया, फिर भी कुछ वायु शेष रह जाती है, जिसे कहते हैं ज्वारीय आयतन, अवशिष्ट आयतन, निःश्वासन आयतन, अंतःश्वासन आयतन। यहाँ पर आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं? 18 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निकालने का प्रयास कीजिए। हाँ, बलपूर्वक निःश्वासन के बाद में फेफड़ों में बचने वाली वायु की शेष मात्रा क्या कहलाती है? तो बिल्कुल आपको जाना होगा बी ऑप्शन के पास में, जिसको अवशिष्ट आयतन के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी जिसको किसके नाम से जानते हैं? अवशिष्ट आयतन के नाम से जानते हैं, भूल मत जाना। और यहाँ तक याद रखना है कि इसका मान होता है 1100 से लेकर के 1200 ml। कितना होता है? 1100 से लेकर के 1200 ml होता है। अब 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। IRV प्लस का ERV प्लस का TV किसके बराबर है? एक बार फिर से शानदार धमाकेदार क्वेश्चन का आप दर्शन कर पा रहे हैं स्टूडेंट। क्या कहना चाह रहा है अगला? IRV, ERV और प्लस का TV ये किसके बराबर होता है? फेफड़ों की कुल क्षमता के बराबर होता है। जैव क्षमता, निःश्वासन क्षमता, कार्यात्मक अवशिष्ट क्षमता के बराबर होता है। यहाँ आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं? बिल्कुल 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 करेक्ट आंसर देने का प्रयास कीजिए। बहुत शानदार क्वेश्चन आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। इस क्वेश्चन का यदि आप सही ऑप्शन निकाल पाते हैं तो बिल्कुल आपने अच्छी तरीके से इस चैप्टर को रीड आउट कर रखा है बच्चा। किस ऑप्शन के पास में आप जाने वाले हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। जल्दी करेक्ट आंसर देने का प्रयास कीजिए। देखो आप गए हैं बी ऑप्शन के पास में, यहाँ पर आपको जाना होगा विटल या वाइटल कैपेसिटी के पास में। देखो जैव क्षमता को कहते हैं विटल कैपेसिटी के नाम से जिसको जानते हैं। देखो VC बराबर आपके सामने आ गया बच्चों IRV प्लस का ERV और प्लस का अपने पास में आ गया TV। बिल्कुल है। अब देखो IRV की वैल्यू की बात करूं मैं, 2500 से 3000 होती है, तो उच्चतम सीमा को हम काउंट करेंगे एक बार। फिर इसके बाद में देखो IRV का मतलब क्या है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है, और
ERV का मतलब होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है, यानी निःश्वसन सुरक्षित आयतन होती है। बच्चों इसका मान 1000 से लेकर के 1100 ml होता है। तो 1100 ml होता है इसका मान, तो हम उच्चतम सीमा को एक बार काउंट करेंगे। तो यहाँ पर 1100 ml ले लेंगे। और इसके बाद देखो आपके सामने दिया इसने टीवी, और टीवी का मान तो आप जानते हैं टाइडल वॉल्यूम ज्वारीय आयतन जिसका मान होता है 500 ml। मैं इसको टोटल काउंट करने का प्रयास करूं तो मेरे पास में एक यूनिट आती है बच्चों, शानदार सी यूनिट मैंने यहाँ पर प्राप्त की 4600 ml। तो अगला सीधा पूछ लें कि विटल कैपेसिटी जैव क्षमता का मान कितना होता है, तो आपको बताना होगा 4600 ml होता है। यानी VC बराबर का IRV प्लस का ERV प्लस का TV। IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, TV टाइडल वॉल्यूम है। इसका मान 3000, इसका मान 1100, इसका मान 500, टोटल अमाउंट आ गया अपने पास में 4600 ml। बिल्कुल उम्मीद करता हूँ सभी विद्यार्थी की खोपड़ी में ये बात बैठ गई होगी। यदि आपकी खोपड़ी में बैठेगी तभी आप नेट की खोपड़ी में छेद कर सकते हो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। ज्वारीय आयतन की माप कितनी होती है, तो ये कई बार 3-4 बार आज की क्लास में मैं एक्सप्लेनेशन कर चुका हूँ। सभी विद्यार्थी इसका करेक्ट आंसर निकालेंगे। 1500 ml, 6000 ml और 500 ml, 2300 ml ज्वारीय आयतन की माप होती है। बताइए करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं आप। बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन का आप दर्शन कर पा रहे हैं। बिल्कुल, तो देखो आपको बच्चों जाना होगा सी ऑप्शन के पास में। कौन से ऑप्शन के पास में जाना होगा? सी ऑप्शन के पास में, यानी 500 ml। और बच्चों मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार श्वसन करता है, तो आज की क्लास में पढ़ा 12 से 16 बार। तो इस 500 को यदि मैं मल्टीपल कर दूं तो आपके पास में आ जाएगा 6000 से लेकर के 8000 ml। यानी मनुष्य 1 मिनट के अंदर, सुन लेना मेरी पॉइंट को, मेरी बात को, 1 मिनट के अंदर 6000 ml से लेकर के 8000 ml वायु जो होती है ना, इसको अंतःश्वसित कर सकता है, इसको बहिःश्वसित कर सकता है। तो 1 मिनट में ज्वारीय आयतन का मान पूछ ले तो 6000 से 8000 ml हो जाएगा। सीधा पूछ ले कि ज्वारीय आयतन का माप कितना होता है, तो आपको 500 ml लिखना होगा। बच्चों इस प्रकार से आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में आपको टॉप 20 MCQs दिखाई दिए। अपना चैप्टर था श्वसन और गैसों का विनिमय, रेस्पिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एनिमल फिजियोलॉजी का पोर्शन का पहला चैप्टर NCERT 14 नंबर चैप्टर, जिसमें से आपको टॉप 20 MCQs आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में देखने को मिले। एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन थे। लगातार इसी प्रकार से आप जुड़ते जाएंगे तो तैयारी का तो नो डाउट तैयारी बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत अच्छी हो रही है। कुछ विद्यार्थी तुरंत आंसर देते हैं और बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं करेक्ट आंसर निकालने का। इसी प्रकार प्रयास करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपनी क्लास के साथ में बने रहिएगा। मिलते हैं अगली धमाकेदार क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।